हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हमने सावरकर के मन के अपग्रेडेड वर्जन के तहत कुछ ऐसी बातों को जाना जिसे ऐतिहासिक प्रामाणिकता के आधार पर यदि आप तोलें तो बेहद हास्यास्पद लगेंगी। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि यदि आर्य जैसे विलक्षण, प्रतिभावान और परिश्रमी लोग भारत की धरती पर नहीं आते तो यहाँ की धरती का उद्धार संभव ही नहीं था। और अपनी मैरिट को यहाँ से कुछ कदम आगे ले जाते हुए वे कहते हैं कि आर्य लोग इतने काबिल थे कि उन्होंने पूरे भारत में जगह जगह अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और साथ ही इतने दयालु भी थे कि उन्होंने इन उपनिवेशों को अपने हिसाब से ग्रो करने और यहाँ तक के अपना नामकरण खुद करने की छूट दे रखी थी दया भाव के चलते। और उन उपनिवेशों के नाम सुनिए, कुरु, काशी, विदेह और मगध। मगध भी जो है सावरकर के मन के मुताबिक आर्यों का उपनिवेश था। और इसके राजा क्योंकि ताकतवर थे तो जो भी ताकतवर राजा हुआ करते थे तो आर्य जो है उनको सम्मानित करने के लिए चक्रवर्ती की उपाधि दे दिया करते थे। तो इस तरीके से आप सोचिए, जो हम सम्राट अशोक के आगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक लगाते हैं वे क्यों हैं, और पिछले एपिसोड में चक्रवर्ती का क्या मतलब होता है ये भी हमने डिसाइड किया था, सावरकर के मुताबिक पढ़ लिया था। और उसके बाद वे बात करते हैं कि वास्तविक रूप से हिंदू राष्ट्र का जन्म दिवस कब है, और उसे वे बताते हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने फाइनली लंका पर कब्जा कर लिया उसे ध्वस्त करके, तब से ही हिंदू राष्ट्र का जन्म दिवस माना जा सकता है या होता है। किस साल किया ये उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, क्योंकि मन की बात चल रही है तो इसमें साल जो है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। तो अब जो है उसके बाद वे चर्चा करते हैं इसके नामकरण की, कि आर्यवर्त या भारतवर्ष जो है उसका नामकरण कैसे हुआ। अब इन्हें एक ऐसे नाम की जरूरत थी जिससे पूरा उनकी जो है आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट हो आर्यों की, इसलिए उन्होंने इसका नाम जो है वो भारत रखा। और ये भारत जो था वो वैदिक भरत या जैन पुराण का भरत था। इन्हें ये भी नहीं मालूम, प्रामाणिकता के तौर पर ये तब भी कुछ नहीं कह रहे हैं सावरकर कि वैदिक भरत था, या ये हो सकता है जैन पुराण का भरत रहा हो जिस पर भारत का नाम भारत पड़ा हो। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो चलिए आज के एपिसोड में कुछ और हास्यास्पद फैक्ट्स को हम पढ़ते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है संपूर्ण विश्व में हिंदू तथा हिंदुस्तान नामों को ही स्वीकारा गया है कैसे। अब इसकी कहानी सुनिए। भारतवर्ष नाम मूल सिंधु का पूरी तरह से स्थान नहीं ले सका। बिल्कुल, कैसे ले लेगा? भारत थोड़ी होना चाहिए। इस देश का नाम तो इन लोगों के मुताबिक, सावरकर के मन के मुताबिक हिंदुस्तान होना चाहिए था, इसलिए पूरी तरीके से नाम न ले सका। जिसकी गोद में खेलकर हमारे पूर्वजों ने जीवन अमृत पिया, उस सिंधु नदी के पवित्र नाम के प्रति उनके मन में जो प्रेम था वह कदापि कम नहीं हुआ। आज भी सिंधु के तीरों पर स्थित प्रांत को सिंधु नाम से ही जाना जाता है। प्राचीन संस्कृत वांग्मय में, तो यहाँ किस वांग्मय का जिक्र वे कर रहे हैं उसका नाम मेंशन नहीं है। सिंधु सौवीर अपने राष्ट्र के अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न घटक हुआ करते थे, ऐसा उल्लेख पाया जाता है। महाभारत में सिंधु सौवीर देश के राजा जयद्रथ का महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है। ऐसा भी कहा गया है कि भरत के साथ उसका निकट का संबंध था। सिंधु राष्ट्र की सीमाएं समय समय पर बदलती रही हैं, परंतु वे उस समय एक स्वतंत्र जाति थी तथा अब भी है। इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। मुल्तान से लेकर समुद्र तट तक सिंधी नामक जो भाषा बोली जाती है वह इस राष्ट्र की ओर निर्देश करती है तथा यह भी सूचित करती है कि ये भाषा बोलने वाले सिंधु ही हैं। राजकीय तथा भौगोलिक दृष्टि से उन्हें हिंदुओं के समान राष्ट्र के घटक होने का अधिकार प्राप्त है। तो आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने पंजाब नोट्स करके एक आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर किया था। उम्मीद है आप लोगों ने उस आर्टिकल को नेट पर जरूर सर्च किया होगा। उसमें ये दिलचस्प फैक्ट लिखा हुआ है महाभारत के हवाले से। लेखक ने लिखा है कि महाभारत काव्य में हमें कई स्थानों पर अपनी भौगोलिक स्थिति और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के संदर्भ में पंजाब का वर्णन मिला है।
पंजाब को अरट्टा और वहां के लोगों को बाल्हिका कहा जाता था। और एक अन्य श्लोक में वो लिख रहे हैं कि यहाँ 5 नदियां बहती थी। इस अरट्टा देश को बल्हिका कहा जाता था, जहां आर्यों को 2 दिन भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा उल्लेख भी है इनके वेद पुराणों में, महाभारत में। और तीसरे श्लोक में वे लिख रहे हैं कि अरट्टा देश का नाम बाल्हिका लोगों का नाम है और आमतौर पर वसाती सिंधु और 100 वीरों के रूप में इन्हें गाली दी जाती है। और अभी यहाँ पर जैसे सावरकर जो है वो महिमा मंडित कर रहे हैं कि 100 वीरों के नाम से इनको जाना जाता है, पंजाब के लोगों को। और यहाँ पर इस पंजाब नोट्स में जो वेल रिसर्च आर्टिकल है उसमें लिखा गया है कि 100 वीरों का नाम जो है वो गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है आर्यों की तरफ से। अविश्वसनीय। ये वही देश है जिसे ऋग्वेद में महिमा मंडित और सम्मानित किया गया था। इसे बदनाम किया जा रहा है क्योंकि इसने गंगा के मैदानी इलाकों में कठोर जाति के नियमों को अस्वीकार कर दिया था, जहां पंजाब से धकेले गए आर्यों ने खुद को स्थापित किया था। महाभारत ने पंजाब को राक्षसों का निवास घोषित किया। तो ये है इसकी जो असलियत है, महाभारत काल से निकालकर लेखक ने रखी है। आप इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिए, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स उसमें और शेयर किए गए हैं रेफरेंसेस के साथ। राजकीय तथा भौगोलिक दृष्टि से उन्हें हिंदुओं के समान राष्ट्र के घटक होने का अधिकार प्राप्त है। हम लोगों ने राष्ट्र का मूल नाम हिंदुस्तान भारतखंड नाम के कारण कुछ पिछड़ गया था। तो अब ये अपने मन की बात फिर लेकर आए कि भारतवर्ष रख देने की वजह से जो है ना, हिंदुस्तान के ऊपर से लोगों का ना ध्यान भटक गया। लोग इसे भारत ही बुलाने लगे, भारत ही समझने लगे, जबकि एक्चुअल में ये हिंदुस्तान है। और आज की मौजूदा सरकार भी जो है वो इसे हिंदू राष्ट्र ही बनाना चाहती है, क्योंकि उनके गुरु ने इसकी परिकल्पना करके ये हिंदुत्व पुस्तक लिखी है। परंतु अन्य राष्ट्रों ने इस नए संबोधन के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया तथा सीमा के निकटवर्ती प्रदेशों के लोगों ने पुराना नाम ही व्यवहार में प्रचलित रखा। कि मतलब भारत हो जाने के बावजूद भी भारत के बाहर के जितने भी लोग हैं ना, वो इसको हिंदुस्तान के नाम से ही जानते हैं। आप किसी विदेशी से पूछिए आप इंडिया के बारे में जानते हैं या हिंदुस्तान के बारे में, तो मेरा दावा है कि वो इंडिया ही बोलेगा, भारत ही बोलेगा। और इन निकटवर्ती देश कौन है? इसी कारण पारसी, यहूदी यानी कि ज्यू, ग्रीक आदि पड़ोसियों ने भी हम लोगों का पुराना नाम सिंधु अथवा हिंदू प्रयोग में जारी रखा। तो कंफ्यूज करने की कोशिश, सिंधु या हिंदू, इन्हें पक्का नहीं पता कि वो सिंधु बुलाते हैं या हिंदू, अथवा जब आप जोड़ देते हैं नीदर, या तो ये या ये, प्रामाणिकता उसमें नहीं है। केवल सिंधु तट के प्रदेशों को ही वे इस नाम से जानते थे, ऐसा नहीं है। सिंधुओं ने पूर्व में विभिन्न घटकों को अपनाकर दिग्विजय करते हुए जिस नए राष्ट्र का संवर्धन किया था, उस संपूर्ण राष्ट्र को ही सिंधु नाम से संबोधित किया जाता है। पारसी हम लोगों को हिंदू नाम से संबोधित करते, हिंदू शब्द का कठोर उच्चारण त्याग कर ग्रीक हमें इंडोज कहते और इन ग्रीकों का अनुकरण करते हुए संपूर्ण यूरोप तथा बाद में अमेरिका भी हम लोगों को इंडियंस ही कहने लगे। हिंदुस्तान में बहुत दिनों तक भ्रमण करने वाले चीनी यात्री ह्वेन त्सांग हम लोगों को शिंतु अथवा हिंदू ही कहता है। तो शिंतु का मतलब सिंधु भी हो सकता है। और यहाँ पर जिन ग्रीक और ज्यूस का ये हवाला दे रहे हैं और पारसियों का दे रहे हैं, शुरुआत में ही वह इन्हें अपने जाति बांधव लिख चुके हैं और इन्हें के जाति बांधव होने के नाते जाहिर सी बात है वे भी स प्रोनाउंस नहीं कर पाते होंगे सिंधु का, इसीलिए ये लोग हिंदू ही बोलते थे। और जैन अवस्था का भी मैंने जिक्र किया था कि उससे जो है ऋग्वेद की यदि तुलना करें तो 90% दोनों में बातें मिलती जुलती हैं। और सरस्वती का हर हवती नदी जो है उसका सबसे पहला उल्लेख जो है वो जैन अवस्था में मिलता है। तो ये इनके जाति बांधव ही थे और उन्हीं का ये हवाला दे रहे हैं। इसके अलावा किसी और का देते तो बात जरा थोड़ी ज्यादा सही लगती। पार्थियन लोग फुटनोट 15 अफगानिस्तान को श्वेत भारत कहते थे। इस प्रकार के कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर विदेशी लोग हम लोगों को मूल
नाम भूले नहीं थे अथवा यह नया नाम उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अपनी शेष इच्छाएं पूरी करने हेतु संपूर्ण विश्व हम लोगों को हिंदू तथा इसी धरती को हिंदुस्तान नाम से ही संबोधित करता है। तो यहां पर अफगानिस्तान के लोग हमें श्वेत भारत कहते थे। पार्थियन लोग कौन होते हैं, जरा इसका फुटनोट में देख लेते हैं। पार्थिया देश में रहने वाले अर्थात पृथु लोग, कुंती का दूसरा नाम पृथा भी था। कदाचित वे पार्थियों की राजकन्या थी। कदाचित मतलब कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये सारे जो किस्से कहानियां हैं ये मिथ किए हैं, काल्पनिक हैं। तो इसलिए ठीक से ना कल्पनाओं की डेट याद रखना ना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए सब कुछ एज्यूम करते चल रहे हैं कि हो सकती है, कदाचित, शायद। पार्थिया देश कैस्पियन समुद्र की आग्नेय दिशा में था। ईसा पूर्व 170 से 131 में प्रथम मिथ्रीडाटिस ने पार्थियन साम्राज्य की नींव रखी। पार्थिया देश विद्यमान खोरासान प्रांत है। तो ये सारे शब्दावली जो है ना नोट डाउन कर लीजिए और इनको नेट पर सर्च जरूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कौन सा नाम रूढ़ हो जाता है, क्वेश्चन मार्क। कोई भी नाम इसलिए रूढ़ अथवा सुप्रतिष्ठित नाम नहीं बन जाता है कि लोग उसे पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए कि सामान्यतः अन्य लोग हम लोगों के लिए उसका प्रयोग करते हैं, यही नाम मान्यता प्राप्त कर लेता है। तो मतलब हिंदुस्तान जो है वो हम लोग उसको हिंदुस्तान नहीं कहते थे, हम तो भारतवर्ष बोलते थे शुरू से ही। महाभारत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि महाभारत की कथा जो है वो मुगलों के आने से बहुत पहले की कथा है। यदि इनके हिसाब से डेट टैली की जाए तो मुगल काल से बहुत पहले का है महाभारत, जैसा कि लोग बताते हैं कि एकदम ही आदिकालीन है। तो उसमें भी कहीं हिंदू का जिक्र नहीं है। और इनके हिसाब से जो हमारे पड़ोसी देश है ना, जिसमें पारसी लोग आते हैं, ज्यूज आते हैं और ग्रीक लोग आते हैं, जहां के खुद भी हैं, वही लोग खाली इसको हिंदुस्तान बोलते थे, क्योंकि वो सिंधुस्तान नहीं बोल सकते थे। वास्तव में इसी कारण वह प्रचलन में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। किसी प्रकार का मोहक रंग अथवा रूप न होते हुए भी स्वयं की पहचान निरपवाद रूप से बनी रहती है। परंतु ये स्व जब दूसरे पर्रा के सानिध्य में आता है अथवा उसमें संघर्ष होता है, तब दूसरे से व्यावहारिक संबंध रखने के अथवा दूसरों से उससे इस प्रकार के संबंध बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। अथवा, कदाचित, या हो सकता है, ऐसे शब्दों की भरमार है इसमें, क्योंकि ये लगातार मन की बात है। ये किसी प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और सावरकर पहले ही बोल चुके हैं कि प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर जो लिखा गया इतिहास है ना, उसको हम खारिज करते हैं और अब जो है हम संभावनाओं की सीमा में प्रवेश करते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। तब दूसरे से व्यावहारिक संबंध रखने के अलावा दूसरों ने उससे इस संबंध बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तब इस स्व के लिए कोई निश्चित नाम होना आवश्यक हो जाता है। इस खेल में केवल दो ही व्यक्तियों का सहभाग होता है। यदि विश्व के लोग शिक्षक के लिए अष्टावक्र फुटनोट 16 तथा किसी विनोदी व्यक्ति को मुल्ला दो प्याजा कहना चाहेंगे, तब यही नाम रूढ़ हो जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अष्टावक्र कौन है? अष्टावक्र कठोर ऋषि का पुत्र था। कठोर ऋषि जब अध्ययन कर रहे थे तब माता के गर्भ में उसने अपने पिता पर टीका टिप्पणी करते हुए कुत्सित स्वर में उनसे पूछा था, क्या आप अभी तक अध्ययन ही कर रहे हैं? जिससे क्रोधित होकर कठोर ऋषि ने अपने पुत्र को 8 स्थानों पर तुम्हारा शरीर वक्र हो जाएगा ऐसा श्राप दिया। अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों पर वक्र हो गया। आगे चलकर कठोर ऋषि ने उसे मधुबिला नदी में स्नान करवाकर उसके शरीर को शाप मुक्त किया। कि मतलब 8 अलग अलग जगहों पे टुकड़े करके आप किसी का रख देंगे और उसको बाद में नदी में स्नान कराकर ये अपने आप जुड़ जाएगा। नदी ना हुई, गोंद हो गई। और मुल्ला दो प्यासा कौन था? अकबर के दरबार का विदूषक। इसमें अकबर का जिक्र है और अब तो सरकार जो है वो मुगल कालीन इतिहास ही मिटाने लगी है, तो इस हिसाब से भी ये पुस्तक बड़ी नायाब लगती है मुझे। दुनिया जिस नाम से हमें संबोधित करती है वह नाम हम लोगों की इच्छा के एकदम विपरीत नहीं होगा।
तो ये नाम अन्य नामों से अधिक प्रचलित हो जाएगा। परंतु यदि दुनिया के लोगों ने हम लोगों को अपने पूर्व वैभव तथा ऋणानुकंकों का स्मरण करने वालों नाम खोज लिया, तो वह नाम अन्य नामों की तुलना में अधिक प्रचलित तथा चिरस्थायी बन जाता है। सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही गड़बड़ है, कब क्या कहना चाहते हैं ये समझ नहीं आता जल्दी से। वास्तविक रूप से ये सच है। हम लोगों को हिंदू नाम की प्रसिद्धि असाधारण रूप से इसीलिए हुई कि इसी के माध्यम से बाहर के लोगों से प्रारंभ के निकट का संपर्क हुआ था तथा बाद में कठोर संघर्ष भी हुआ। अतः हम लोगों के अत्यधिक प्रिय नाम भी भरतखंड का महत्व कम हो गया। कि भरतखंड रख देने की वजह से, भारत पड़ जाने की वजह से हिंदुस्तान जो है, सावरकर बड़ा दुख मना रहे हैं ये लिखते हुए कि हिंदुस्तान नाम जो है वो पिछड़ने लगा, लोग इसको भूलने ही लगे। और लिख रहे हैं कि जो निकट के लोग थे, निकट के लोग कौन थे? सप्त सिंधु का जिक्र कहाँ कहाँ उन्होंने किया है और किन किन लोगों को जाति बांधव कहा है इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, वो सब जरा ध्यान में रखकर क्रोनोलॉजी को समझिए। इनके पीछे पीछे इनके जाति बांधव भी भारत की धरती की प्रॉस्पेरिटी से खींचे चले आए और फिर आर्य लोगों के साथ उन लोगों का संघर्ष हुआ और अब उन्हीं का इतिहास मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका नाम शुरू से सिंधुस्तान या भारतवर्ष रहा है और मुगलों के आने के बाद से ही ये शायद हिंदुस्तान दोबारा पड़ने लगा हो, क्योंकि वे लोग भी आर्यों की तरह स प्रोनाउंस नहीं कर सकते होंगे। तो इन सब बिंदुओं के ऊपर विचार किया जाना जरूरी है और तथ्यपरक इतिहास को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब जो है पहले ही सावरकर ने खारिज कर दिया है कि वे सिर्फ मन की बात करेंगे और जो प्रमाणिक चीजें हो चुकी हैं, फैक्ट के आधार पर जो इतिहास लिखा जा चुका है वो एकदम बोगस है। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं और साथ ही सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम इसके थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे ही रोचक और हास्यास्पद तथ्यों को जारी रखेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकर नामों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी इन्हें स्प्रेड करना ना भूलें ताकि लोग भी असलियत जान सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।